नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई ऑनलाइन प्रताड़ना मसलन साइबर बुलिंग से परेशान है तो वो क्या कानूनी कार्रवाई करवा सकता है, ये हम आपको आज बताएंगे। साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। ये इंटरनेट के माध्यम से होने वाले शोषण के अंतर्गत आता है। इसमें किसी को भी धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट करना, घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल आदि काम किए जाते हैं। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसाकर रुपए ऐंठना भी बुलिंग नया प्रचलित तरीका है। यदि बच्चों में अचानक ही अवसाद बढ़े, सामाजिक आयोजन से डरे, कंप्यूटर या फिर मोबाइल से वो डरने लग जाएं, नींद भूख बढ़ जाए या घट जाए, हिंसक या अति निराशावादी जैसा उनके अंदर माहौल आ जाए, ऐसे लक्षण अगर आपको दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनसे बात करें, उनकी समस्या को समझे। तमाम छात्र अवसाद में आकर आत्मघाती कदम भी उठाने की सोचने लगते हैं। ऐसे में एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20% छात्र छात्राओं ने साइबर बुलिंग के डर से ऑनलाइन पढ़ाई ही छोड़ दी है। साइबर बुलिंग अब काफी बढ़ती जा रही है। लड़कियों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों, शिक्षकों, करीबी दोस्तों के साथ जरूर साझा करना चाहिए। उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। समस्या बढ़ने पर पुलिस में केस भी रजिस्टर करवाना चाहिए। साइबर बुलिंग से बचने के लिए कुछ सुझाव भी हैं। छात्र सोशल प्लेटफॉर्म का न्यूनतम इस्तेमाल करें। सोशल प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी साझा बिल्कुल ना करें। निजी और पारिवारिक तस्वीरों को भी मत डालें। अनजान लोगों को अपनी मित्रता सूची में ना जोड़ें। और साथ ही हम साइबर स्टॉकिंग की भी बात करेंगे। साइबर क्राइम का एक और चेहरा है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह के नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। तो ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आज ऑनलाइन प्रताड़ना या साइबर बुलिंग संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी। अगर आपका ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। इन नंबर्स पर कॉल करके आप ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अक्षय जी कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे साइबर बुलिंग की जो कानूनी परिभाषा है, यानी कि कानून उसको कैसे देखता है और कानूनी परिभाषा क्या है, वो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए जी। मैं आपका और एपीएन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। अब हम बात करते हैं साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग से पहले हमें चेक करना चाहिए कि वर्ड ये बुलिंग क्या होता है। बुलिंग का मतलब है किसी को भी हरास करना, और साइबर बुलिंग का मतलब हो गया किसी को भी ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम किसी को भी हरास करते हैं तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा, आपने जैसे कहा साइबर स्टॉकिंग के बारे में अगर हम इसकी तुलना करें तो इसमें और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ इतना सा अंतर मैं कहूंगा इसमें कि जो कोई इंसान किसी के डे टू डे एक्टिविटीज जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया साइट पे वो कर रहा है उसको वो वॉच करता है, उसे हम कहेंगे साइबर जी। अगर वही चीज हम साइबर बुलिंग में बात करें तो बुलिंग में उसका मतलब हो जाएगा कि किसी को अननेसेसरी हरास किया जाए। हिंदी में अगर बात करें तो किसी को डराना, धमकाना, बदमाशी करना, दादागिरी करना, तंग करना या सताना ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, ये इसकी परिभाषा है। अक्षय जी, अगर साइबर बुलिंग की अगर हम बात करें, अगर ये किसी के साथ होता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, क्या कदम उसको उठाने चाहिए? देखिए, अगर कोई भी इस तरह की साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो मेरा ऐसा मानना है
कि सबसे पहले वो जहां से भी, जिस नंबर से, जिस मीडियम से, जिस प्लेटफॉर्म से आपको वो मैसेजेस या थ्रेट आ रहा है, आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए अपनी एक रिटन शिकायत के माध्यम से। आप उसको चाहे तो आप कंप्लेंट बना के उसको फॉरवर्ड कर दें, या फिर आप ईमेल के माध्यम से पुलिस अथॉरिटी तक अपनी जो शिकायत है उसको आगे करें। ऐसा ना हो कि किसी डर की वजह से उसको आप अपने तक ही रखें, क्योंकि जैसे ही आपको पुलिस अथॉरिटीज को देंगी, पुलिस अथॉरिटीज वो आगे उनकी एक टीम बनी होती है साइबर क्राइम सेल, वो सारी डिटेल्स साइबर क्राइम सेल को देंगे, और साइबर क्राइम सेल जिस मीडियम से या जिस आईपी एड्रेस से वो सारी मैसेजेस या कॉल्स वगैरह आई हैं उसको ट्रैक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अब ऐसे में अक्षय वर्मा जी, साइबर बुलिंग की जो शिकायत है ये होने पर अगर हम धाराओं की बात करें, किन धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है, किस तरह की इस पे सजा होती है और किस तरह का जो केस है वो दर्ज किया जा सकता है? जी, अगर हम साइबर बुलिंग की बात करें तो साइबर बुलिंग आईपीसी के अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 के अंदर आया था। उसके अंदर इसके कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें सेक्शन 66A, 66D, 66E, 67 इस तरह के प्रोविजंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर किसी को हरास करे या किसी की प्राइवेट पिक्चर्स को कैप्चर करे या किसी की प्राइवेट पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद उसको अपलोड या फिर किसी भी सोशल मीडिया या इंटरनेट साइट पर डालता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर इसी को हम अपने इंडियन पिनल कोड के तहत अगर हम आगे देखें तो इसमें सेक्शन 506 है जो इसको क्रिमिनल, जिसकी बोलते हैं पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। उसके अलावा 354C या 354D जिसके तहत कैप्चरिंग ऑफ समवन्स प्राइवेट पिक्चर, उसमें 3 साल तक का प्रावधान है, और जिसमें मिनिमम जो सेंटेंस है 5 इयर्स तक, और जो इसमें फाइन है वो 10 लाख तक का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो ये तो थी कि किसके आधार पर और कैसे केस दर्ज किया जा सकता है। अक्षय जी, अगर कोई किसी की अभद्र या फिर अगर हम बात करें अश्लील तस्वीरें कोई सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पे अपलोड कर देता है तो कैसी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि देखिए अमूमन आजकल ये शिकायतें मिलती हैं कि इसको लेकर ब्लैकमेलिंग तक शुरू हो जाती है। आप किसी की तस्वीर अपलोड कर देते हैं किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो किस तरह की कार्रवाई इन पर हो सकती है? कितना जो है सख्त एक्शन हो सकता है? देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे कानून में इन सब चीजों के प्रावधान है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि इस तरह का अगर कोई भी एक्ट हमारे साथ होता है तो हमें खुल के उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर के उससे ब्लैकमेल होना चाहिए। जी। अगर आप खुल के सामने आएंगे तो आईटी एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको हम पनिश करवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया सेक्शन 66E, इसका बहुत इजी और सरल तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आपकी प्राइवेट पिक्चर को कैप्चर करता है तो वो इस सेक्शन 66E के तहत उसको पनिश किया जा सकता है, जिसमें मिनिमम सजा 3 साल और फाइन उसमें 1 लाख तक का प्रावधान है। इसी के चलते अगर हम सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट की बात करें, उसके अंदर कोई भी पर्सन अगर इन सब चीजों को ट्रांसफर करता है या अपलोड करता है, कोई वल्गर कंटेंट होता है या इम्प्रॉपर मटेरियल होता है जो कि इंटरनेट या सोशल मीडिया साइट पर वो डालता है, तो उसके लिए उसको 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है उसमें। और ये हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज हैं इस पे बहुत सतर्क हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेती हैं इन सब चीजों। ठीक है, ये तो रही कि किसी की तस्वीरें अगर आप ऐसे अपलोड कर देते हैं। अगर उसके साथ साथ कई बार ये भी देखने को मिलता है कि फाउल लैंग्वेज, यानी कि जिसे हम अभद्र संदेश कहते हैं, अभद्र संदेश भी भेजे जाते हैं, तो कैसी कानूनी कार्रवाई होती है उन पर? क्या दोनों में सेम ही तरह से जो है कानून अपना शिकंजा कसता है? देखिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जैसे अभद्र भाषा या मैसेजेस की बात करें तो वो सेक्शन 66A के तहत आता है। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट कहता है कि कोई अगर मैसेजेस की फॉर्म में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट या थ्रू इंटरनेट आपको मतलब इस तरह से प्रताड़ित करता है, तो उसमें आप जा सकते हैं, जिसमें सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अगर अक्षय जी
ये हम जानना चाहें कि अगर किसी को भी जो मानसिक आघात है वो पहुंचाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध है, ये हम सबको पता है, तो इसके अंतर्गत किस तरह की सजा होती है? सॉरी, क्या कह रहे हैं? अभी हमने आपसे जैसे जानकारी ली है कि अभद्र भाषा को लेकर तो कानूनी कार्रवाई होती है या इंटरनेट पर जो तस्वीरें साझा की जाती है उसमें, लेकिन अगर किसी को भी मानसिक तौर पर यानी कि मेंटली अगर उसको प्रेशराइज किया जाता है और उसके लिए आपत्तिजनक सामग्री भेजी जाती है, तो इसमें किस तरह की जो दंडनीय कार्रवाई है वो होती है? देखिए, किसी को अगर आप मेंटली तौर पे परेशान करते हैं तो इसमें अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में एक वर्ड यूज होता है इंडियन पिनल कोड में, अबेटमेंट। किसी को भी आप मेंटली परेशान करेंगे तो वो इतना ज्यादा कभी कभी हद तक परेशान हो जाता है कि वो अबेटमेंट या मतलब सुसाइड तक के लेवल तक चीजें चले जाती हैं जी। क्योंकि अपने आप को लोग बचाने के लिए या ये सब चीजें पब्लिकली सामने ना आए तो इस तरह तक के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो उसके अंदर सेक्शन 306 के अंदर अबेटमेंट का प्रावधान है जिसमें हम किसी को भी सजा दिलवा सकते हैं। अध्यक्ष जी, साइबर बुलिंग के अपराध में कितनी साल की सजा का प्रावधान है और कितना जुर्माना है? अगर हम आईपीसी की धारा 354D की बात करें तो वो क्या कहती है और ऑनलाइन प्रताड़ना से इसका सीधा सा जो संबंध है वो क्या रहता है? देखिए, अगर हम बात करें आईपीसी के तहत जो कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 354C, इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई भी किसी की पिक्चर्स को, प्राइवेट पिक्चर्स को क्लिक करते हैं या उसको कहीं पे भी सेव करके रखते हैं तो उसमें मिनिमम 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है या फिर दोनों भी हो सकता है। इसी से रिलेटेड बात करें, अगर कोई 354D की जिसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग, अगर स्टॉकिंग के तहत कोई भी किसी की डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है इंटरनेट के थ्रू विदाउट देयर नॉलेज, ये जरूरी है कि किसी की नॉलेज के बिना, तब उसमें 3 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। ठीक है, अब बच्चों की बात कर लेते हैं। अक्षय जी, बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें तो वो क्या है? और हम ये भी देखते हैं कि कई देशों में जो साइबर बुलिंग है उससे बच्चों को बचाने के लिए काफी सारे अहम हेल्पलाइन नंबर्स की जाती है, हेल्पलाइन व्यवस्था की जाती है, लेकिन भारत की स्थिति ऐसे में क्या है? क्या भारत में भी बच्चों को साइबर क्राइम में ना जा पाए, साइबर अपराध से वो बचे और ऐसे शिकंजे में ना फंस पाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है कानून के पहलू से? देखिए, बच्चों को इन सब चीजों से सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको प्रोएक्टिव रोल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें सबसे जरूरी है काउंसलिंग की, जो कि बच्चे हैं जो इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं या जो इस तरह की हरकत में फंस जाते हैं, तो काउंसलिंग इज द बेस्ट मीडियम, क्योंकि बच्चों को समझाने के अलावा और हमारे पास ऐसा सच कोई रास्ता नहीं है। सजा जितनी हम उनको देंगे उतने ही ज्यादा उनका दृढ़ निश्चय बनता रहेगा और वो गलत काम ज्यादा करेंगे, मेरा ये मानना है। तो काउंसलिंग इज द बेस्ट वे आउट। अदरवाइज लॉ एनफोर्सिंग मैकेनिज्म है जिसको हमें प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा सो दैट किसी भी तरह का इस चीज को बढ़ावा ना मिले, या कोई भी इस तरह का कोई काम करता है तो उसको हम उस हिसाब से पनिश कर सके। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन सब चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, सेक्शन की, आईपीसी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, इनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तभी इन सब चीजों को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की है। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इस पर जो है नजर रखनी पड़ेगी। और क्या कोई व्यक्ति नजर रखता है या जासूसी करता है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा का, डर का या कोई भय का माहौल बन जाता है, तो पीड़ित मानसिक तनाव महसूस करे, उसकी मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? व्यक्ति स्टॉकिंग का अपराध करता है, इससे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है हमारे, वो क्या है सर? देखिए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, जो स्टॉकिंग का प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 354D के अंदर दिया गया है। इसके अंदर अगर कोई भी इंसान किसी की भी डे टू डे एक्टिविटीज को वॉच करता है थ्रू इंटरनेट, दैट टू विदाउट देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज के बिना, तो वो इस प्रावधान के अंदर आ जाता है और इसके अंदर उसको 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान भी दिया गया है इंडियन पिनल कोड के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की।
अक्सर हम देखते हैं कि आजकल फेक आईडी चलाना बड़ा आम हो गया है, आजकल आम बात हो गई है और उसी से सही और गलत आदमी का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह से जो अपने आप को बचाव किया जा सकता है, कैसे बच सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग अपने जो पर्सनल चीजें होती हैं, फोटोज वगैरह, उन सबको भी हम शेयर करते हैं। तो कैसे ऐसे शिकंजों से बचा जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये सामने वाला जो शख्स है जो आपसे बात कर रहा है वो कहीं फेक तो नहीं है? कैसे इन सब चीजों को एनालाइज किया जाए? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट इस तरह की है जिसमें हम आजकल सभी को बिना जान पहचान के ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी को बिना जान पहचान के कभी मत अपने अकाउंट में एंटर होने दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो इंसान आपके साथ अटैच होता है, आपकी फ्रेंड बुक में आ जाता है, फ्रेंड लिस्ट में आ जाता है, तो वो आपकी हर चीज को देख सकता है, हर चीज पे वॉच रख सकता है, जो कि आने वाले टाइम में या आने वाले वक्त में आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो बेटर ये हो कि आप जिस इंसान को जानते हो फेसबुक के, उसी इंसान को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और उसी से आगे बातचीत कीजिए। अननोन इंसानों से थोड़ा दूर रहिए और उनसे परहेज रखिए। ठीक है, बड़ी अहम बात आपने कही है अक्षत जी। लेकिन अगर हम इसके लीगल पहलू की बात करें, क्या कानून की नजर में, संविधान में इसको लेकर कोई सजा भी है? हम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं? पूरा जो प्रोसेस रहता है कंप्लेन का वो क्या है? क्योंकि लोग परेशान तो होते हैं कि जो है हैक हो गई हमारी आईडी या फिर कोई गलत शख्स हमसे बात करा है, लेकिन उनको कानूनी पहलू नहीं पता होते कि हम शिकायत करें तो कहाँ पर करें। देखिए, आईटी की कोई भी समस्या है, उससे पहले हमें इमीडिएटली पुलिस के पास जाना चाहिए। रिटर्न के अंदर या ईमेल के तौर पे एक उनको इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन हमारी बेस बना के आगे साइबर सेल के पास जाती है। वो साइबर सेल ही ऑथराइज्ड है इन सब चीजों को सर्च करने के लिए और ढूंढने के लिए। जैसे ही ये सब आईपी एड्रेसेस वो ट्रैक करते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। रीजन बीइंग, इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम को प्रमोट तो किया जा रहा है, बट अभी भी उस लेवल पे नहीं है हम जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर और सख्ती की जाए, और जैसे आप कह रहे हैं कि अभी उस लेवल पर आना बाकी है तो उस लेवल पर भी जल्द से जल्द आ जाए। बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।